चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्रेट टू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। विविधता के समक्ष खतरे। तो देखिए बहुत ही ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्योंकि जब भी ऐसे विषय पढ़ाए जाते हैं, इशू रेज किए जाते हैं, तो वहाँ उनका सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि हम बच्चों को ऐसी पोजीशन में ले जाकर क्वेश्चन पूछें। इधर ध्यान से सुन लो। ऐसी पोजीशन में बच्चों को ध्यान में ले जाकर क्वेश्चन पूछें जहाँ पर वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो, सबसे पहली चीज़। सेकंड चीज़, वो चाहते हैं कि उनमें से वो क्या जो है निकाल के दे पाएंगे हमें इनोवेटिव ढंग से। देखिए 15,000 बच्चे कॉपी लिखते हैं मेंस की, और उन 15,000 में उनको छांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आराम से 15 बच्चे, एक एक सिलेक्शन पर 15 बच्चे होते हैं, तो 15 में से उनको 12 बच्चे बाहर करने हैं। ठीक, तो उनके पास बहुत चॉइस है, मतलब, और आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप गलती करेंगे, आप बाहर होंगे, जो गलती नहीं करेगा वो अंदर होगा। तो उनके पास खूब भर भर के चॉइस है कि वो 12 को बाहर कर लेंगे और 3 को रख लेंगे, 3 का वो इंटरव्यू लेंगे। ठीक, तो ये है। तो यानी कि हम गलती नहीं कर सकते। तो कोई भी चीज़ हमें जब लिखनी है, कहनी है, बात रखनी है, टू द पॉइंट रखनी। फिर उसी का जरा सा इंटरव्यू को बता देता हूँ। अब यहाँ उनके पास 3 में से एक महोदय को चुनना है, एक कैंडिडेट को चुनना है। यहाँ भी उनके पास चॉइस है, 2 को बाहर करने की खुली चॉइस है उनके पास। तो वो इस जो है मन से बैठे होंगे कि हमें इनको बाहर करना है, तुम इस मन से जाओगे कि हमें अंदर होना है। अब इसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट में आपकी प्रिपरेशन का लेवल कितना स्ट्रांग है, ये सबसे बड़ी बात है। उनके पास तुम्हारे किसी भी एक्सक्यूज के लिए कोई जगह नहीं है। ठीक, कि तुम्हारे घर में क्या हो गया था, तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास क्या समस्या आ गई, तुम बीमार हो गए, तुम्हें कोविड हो गया, कोई मतलब नहीं उनको। उनको इस बात से मतलब है कि उनके स्टैंडर्ड पर आ पाओ, वो आपको जो है मौका देंगे। नहीं स्टैंडर्ड पर आओगे, बाहर। और प्रीलिम्स के लिए घबराओ मत। प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 50,000, जितने भी 5 लाख भर लें, 10 लाख भर लें, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 50,000 कैंडिडेट होते हैं टॉप। इन 50,000 में एक एक को पीछे करने में जो है बहुत मेहनत लगेगी, मशक्कत लगेगी। ठीक, बाकी सब जो है ऐसे ही है। वो चाहे जहाँ तैयारी कर रहे हो, दिल्ली में कर रहे हो, मुंबई में कर रहे हो, पुणे में कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। सिर्फ टॉप 50,000 जो है लड़के होते हैं ठीक ठाक, मतलब कैंडिडेट होते हैं ठीक ठाक, लड़के लड़कियां जो भी। ठीक, तो इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं। आपकी सही स्ट्रेटजी, सही काम करने का तरीका यानी पढ़ने का तरीका आपको बहुत आसानी से एलिमिनेट करने में मदद कर देगा उन लोगों को। ठीक, क्योंकि इन 50,000, ये 50,000 नहीं चुने जाने हैं, लेकिन ये 50,000 एकदम जबरदस्त लड़के होते हैं। इनमें जो क्रीम में आना यानी टॉप 15,000 में आना, यानी वो जो है 35,000 किसी न किसी गलती से, किसी न किसी परिस्थिति की वजह से वो बाहर होंगे, वरना सब डिजर्विंग कैंडिडेट होंगे। बहुत धाकड़ धाकड़ लोग होते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक बैटल है, इसमें अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हो, उस लेवल में आकर आपको बढ़िया से परफॉर्म करना है। ठीक, चलिए, तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि डाइवर्सिटी के सामने थ्रेट क्या है, तो सबसे पहला जो थ्रेट है वो है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। ये मतलब एक ऐसा एलिमेंट है जो सांप्रदायिकता, ये क्या लिख रहा हूं, सांप्रदायिकता ये एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक, जिसमें सबसे ज्यादा सोसाइटी को थ्रेट पहुंचाने की क्षमता है। ठीक, कोई, और आज के सोशल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में ये बहुत इजीली किसी मीम से, किसी जो है एनेक्डोट से, किसी भी चीज से, किसी वॉइस मैसेज से, एडिट मैसेज से बहुत जल्दी हम जो है फेक मैसेज भेज सकते हैं।
जो इस बार मैं उस दिन न्यूज़ सुन रहा था, तो जो ऑल्ट इंडिया है ना, ऑल्ट इंडिया करके एक जो है वो वेबसाइट है, उनके जो है जो ऑनर हैं, उनको जो पीस प्राइज़ के लिए उनको नामित किया गया था। हालाँकि उनको मिला नहीं है, लेकिन नामित होना ही बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि सही खबर को दिखाना। तो ये बताने की कोशिश है कि ये सबसे सेंसिटिव चीज़ है, चूँकि ये अटैच करती है रिलीजन से, और रिलीजन से जो है सेंसिटिव चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं। तो सांप्रदायिकता सबसे जो है कह सकते हो कि ऐसा एलिमेंट है जो बहुत खतरनाक है। लिखिएगा कम्युनलिज्म, इसमें लिखिएगा राइजिंग मेजिटोरियन टेंडेंसीज। लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये थ्रेट में सब हो गए थे। अच्छा ठीक है, दूसरा लिख, अच्छा हाँ वो बीच में रुकी थी। दूसरा लिखिएगा रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद। ठीक, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है। देखो जैसे एक महाराष्ट्र में जब यूपी और बिहार के लोग काम करने जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वो लोग अपनी इमेज ऐसे डेवलप कर चुके हैं महाराष्ट्री मानुस के जैसी। ठीक, और वो कहते हैं कि ये यूपी बिहारी हमारी जॉब को सीख करते हैं, ये हमारी जॉब को ले लेते हैं। इनफैक्ट ये फॉरेन में भी चलता है, चाहे तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ऐसे तमाम विकसित देश हैं जो जानते हैं कि हमारी जॉब को ये लोग लेते हैं। तो वो तो खैर क्षेत्रवाद का मामला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर यूपी बिहार के लोग, ये बेसिकली पंजाब, बेसिकली जो है कह सकते हो हरियाणा, मुंबई, ठीक, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर काफ़ी काम करने के लिए जाते हैं। क्योंकि इंडिया बिहार ऐसे सॉरी यूपी और बिहार ये इंडस्ट्रियल एरिया वाले क्षेत्र नहीं हैं, तो यहाँ लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है, और वो जो माइग्रेशन है वो उनके लिए कई बार जो है उनकी लाइवलीहुड के सामने, कई बार उनके लिए ज़िंदगी के लिए खतरा बनता है, पहली चीज़। दूसरी बात, जो जो चुनाव होते हैं, तो चुनाव होते हैं तो उनमें भी ये बात दिखती है, उनमें भी ये बात दिखती है कि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे लोग। अब ये कैसे, जैसे कई राज्यों ने इनफैक्ट प्राइवेट जॉब में भी 75% तक या 70% तक रिजर्वेशन कर दिया है कि जो निजी कंपनियां हैं वो काम देंगी, तो 70% हमारे ही क्षेत्र के लोग होंगे, यानी हमारे ही राज्य के लोग होंगे। ठीक, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल पढ़ा उसमें तो देखा ही है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी अदर स्टेट में जाकर जो है अप्लाई करता है तो वो जनरल कैटेगरी में हो जाता है। पहले तो एक बार तो मध्य प्रदेश ने रोक भी दिया था, लेकिन बाद में लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से उनको ये राइट मिला। तो यानी कि ये जो है एक क्षेत्रवाद का जो है एलिमेंट है, जो बहुत ही जो है एक नेगेटिवली काम करता है, जो सोशल हार्मोनी को, जो इंटीग्रेशन को जो एक थ्रेट है उसके लिए क्रिएट करता है। ठीक है, लिखेगा डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, रीजन, रिलीजन, एक्सेट्रा। आप लोग लिखेंगे क्षेत्रवाद। नए राज्यों की मांग आमतौर पर क्षेत्रवाद की धारणा को मजबूत करने के संदर्भ में प्रारंभ होती है, जैसे कि भावना को मजबूत करने के संदर्भ में प्रारंभ होती है। जैसे आप लिखेंगे इंग्लिश में लाइक वाइज, खालिस्तान, गोरखालैंड, ग्रेटर नागालिम, ग्रेटर नागालिम। ये जो नागालिम है, नागालैंड का एक एरिया है जहां पर वो लोग सेपरेट होना चाहते हैं, वो इंडिया में नहीं रहना चाहते। ठीक, खालिस्तान का पता ही है, गोरखालैंड का पता ही होगा। अगला लिखेगा जो है भाषा,
लैंग्वेज। अब देखो भाषा का ये बताता हूँ, भाषा की कहानी कि जैसे अभी जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई तो उसमें कहा गया ना था कि रीजनल लैंग्वेज होगी, हर आदमी अपनी मातृभाषा में कक्षा 5 तक का एजुकेशन लेगा, है ना, बेसिक एजुकेशन लेने की बात हुई थी। अब उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि द्रविड़ लोगों ने, जो द्रविड़ लोग हैं इन्होंने खूब आर्टिकल लिखे हिंदू में उस दौरान, कहा कि ये कोई बहुत अच्छा जो है आइडिया नहीं है, क्योंकि एक खास जो है लैंग्वेज के लोग, यानी कि उनका टारगेट था हिंदी। उनका मानना था कि जो है भारत की कोई एक यूनिफाइड लैंग्वेज नहीं है जो पूरे भारत में एक्सेप्टेंस उसका हो, तो क्यों ना हम क्षेत्रीय भाषाओं को, या अगर हम कॉमन भाषा रखने चाहते हैं तो क्यों ना हम अंग्रेजी को एक कॉमन भाषा के तौर पर पूरे इंडिया में पढ़वाएं। लेकिन चूंकि मैंने कई बार बताया कि जैसे बीजेपी है उसका नैरेटिव है कल्चरल नेशनलिज्म, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद फैलाना लाना, तो उनका ये भी उद्देश्य है कि हम अपनी क्षेत्र जो अपनी जो मातृभाषा है उसका विस्तार करें। तो भाई तुम अपनी मातृभाषा में विस्तार करो, अपनी भाषा में पढ़वाओ, अगर द्रविड़ हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तमिल हो। हाँ जी, तो फिर बेटा आप सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब, अब देखो ये बात तो उन्होंने ठीक कही, उन्होंने एक बात और ये भी कही है कि जो है पॉपुलेशन बर्बाद करी, और पॉपुलेशन का टारगेट सिर्फ एक रिलीजन के लोग होते हैं, इस्लाम के लोग, है ना। तो क्या प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, आपको जॉब मिल जाएगी संस्कृत पढ़ के? मैं कहता हूँ कि खूब पढ़ो, लेकिन क्या संस्कृत के उसको पढ़कर आप आज आज के टाइम में संस्कृत का वो अपना हेजमनी है जिससे सब लोग संस्कृत में कुछ काम कर सकते हैं? देखो डिस्कोर्स में बहुत लंबी मैं बात कर सकता हूँ, मैं अब जैसे समझा देता हूँ आपको, आपने छेड़ दिया है तो देखो, जो हमें हिंदुस्तान को अभी इस लेवल पर इमर्ज होना होगा, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, क्योंकि जैसे चाइनीज हैं, चाइनीज अपनी जो है सारे सॉफ्टवेयर सारी चीजें डेवलप करते हैं जो है मंदारिन में। अगर आपको लेना है उनका सॉफ्टवेयर तो तुम उसको ट्रांसलेट करो, चाहे जर्मन में करो, चाहे इंग्लिश में करो, चाहे हिंदी में करो, करो, वो अपनी लैंग्वेज को इतना एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग आज भी इतनी कॉलोनियल जो है माइंडसेट से घिरे हुए हैं कि हमारे यहाँ अगर आप वही बात हिंदी में बोले, वही बात अंग्रेजी में बोले, तो अंग्रेजी वाले को ज़्यादा समझदार समझ लिया जाता है। और आईटी सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स में सब जगह अंग्रेजी का दबदबा है। उतनी क्षमता से एक हिंदी मीडियम का पढ़ा लिखा लड़का 30,000 की नौकरी उसको पाने में दूभर है, और इंग्लिश मीडियम वाले को 50-60 हजार या 1 लाख रुपए तक की नौकरी मिल जाती है। क्योंकि उसकी, अब इसमें इंग्लिश मीडियम वाले की गलती नहीं है, क्योंकि डिमांड ऐसी है, क्योंकि कारपोरेट कल्चर पूरा डेवलप हो चुका है। तो ऐसे में युवाम किम करिश्यामी से जो है नौकरी मिलेगी क्या? ठीक, बताओ। तो प्रैक्टिकली अपनी कल्चर को प्रोवोक करने के लिए खुद के लिए पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में पैसा भी तो कोई चीज होती है जिंदगी चलाने के लिए। तो अपनी कल्चर को वहाँ बनाए रखना ठीक ठीक है कि उस उतना आपको पता रहना चाहिए, लेकिन क्या उससे कल जो है वो चीज़ें चलेंगी, ज़िंदगी चलेगी? सवाल इस बात का है ना। नौकरी नहीं मांगी है, हाँ तो सही है फिर। ये डिस्कशन इकोनॉमिक्स वाले सर से करो, खूब बताएंगे, मैं अभी छेड़ूंगा तो फिर मेरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं बता तो बहुत कुछ सकता हूँ। चलिए द्रविड़ का, तो ये लोग लिखते थे, इनका कहना था कि इंग्लिश को कॉमन जो है कॉमनलाइज कर, सबके लिए समान तौर पर कर दो, कि ये बेसिक भाषा हो जाए जिसमें सब लोग एजुकेशन ले, तो दिक्कत होगी। उन्होंने कई तर्क भी दिए कि जैसे बेसिक एजुकेशन किसी बच्चे की हुई है मान लो कन्नड़ में, उसके पापा का ट्रांसफर हो गया उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में, अब लड़का क्या बोलेगा, कन्नड़ बोलेगा कि वो हिंदी बोलेगा, कि वो जो है वो भोजपुरी बोलेगा? ठीक। या किसी की अपब्रिंगिंग हुई है मान लो कि मलयालम में, वहीं से उसने मान लो उसी लैंग्वेज से उसने यूपीएससी पास कर लिया है, यूपीएससी में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब जो है आकर वो जो है यूपी में नौकरी कर रहा है, हरियाणा में नौकरी कर रहा है, तो फिर अब उसको वहाँ कैडर लैंग्वेज सिखाई जाती है, लेकिन कैडर लैंग्वेज के बाद भी उसे जो है एक ट्रांसलेटर अपने साथ रखना पड़ता है, किसी डीएम हो, एसपी हो, कोई भी हो, क्योंकि उसे नहीं पता। बहुत छोटी छोटी, भाई गरीब आदमी आएगा तो अपनी भाषा में बोलेगा ना, देसी भाषा गांव की भाषा में बोलेगा, वो थोड़ी ना वो शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाएगा, तो कैसे समझेगा? तो ये दिक्कतें आएंगी, कलेश होगा। तो बहुत चीज़ें होती हैं, चूंकि हम इतनी डाइवर्सिटी में हर चीज़ को इंटीग्रेट करके सबके लिए समान रूप से कर नहीं सकते, फिर भी हम यूनिफाइड हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तमाम विरोधों और असुविधाओं के साथ ये इंडिया में ही हो सकता है। चलिए लिखिएगा।
perceived threat to local language have in past led to movement like Dravidian movement and can be seen threat to Dravidian movement and can be seen recent time। आप लोग लिखेंगे भाषाई अस्मिता हेतु द्रविड़ आंदोलन भाषाई अस्मिता हेतु भाषाई अस्मिता हेतु अस्मिता का मतलब था एग्जिस्टेंस हेतु द्रविड़ आंदोलन जैसे कई आंदोलन प्रारंभ हुए। फिर अगला विषय है कास्टिज्म जातिवाद। जातिवाद लिखेगा विद द अपॉर्चुनिटीज provided by increasing literacy rate and economic reform and excessive politicization like caste identity। आप लोग लिखेंगे भारत में जाति का राजनीतिकरण तेजी से हो रहा है जिसके कारण कई छोटे छोटे गुटों में समाज बटा हुआ दिखाई देता है। अगला लिखेंगे रेसिज्म discrimination against people northeast people of south in northern state and vice versa threaten a whole section of society। आप लोग लिखेंगे प्रजाति या नस्ल। लिखो उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर के राज्यों के लोगों की शारीरिक बनावट में भिन्नता के कारण कई बार उनसे जुड़े मुद्दे सामने आते हैं। से जुड़े मुद्दे शारीरिक बनावट से में भिन्नता
से जुड़े मुद्दे सामने आते हैं। ठीक इसी प्रकार के विषय दक्षिण भारत में उत्तर भारतीयों के प्रति और उत्तर भारत में दक्षिण भारतीयों के प्रति देखे जाते हैं। अब हेडिंग बनाइए, वह कारक जो भारतीय लिखा है, भारतीय विविधता में सहायक हैं। लिखेंगे फैक्टर्स लीडिंग टू यूनिटी एमिडेस्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया। पहला लिखेंगे संवैधानिक पहचान, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। बताओ कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, फटाफट बोलते जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन में संवैधानिक पहचान, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड करता है? राइट, अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ देता है ना फंडामेंटल ड्यूटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, अधिकारी नहीं देता सिर्फ, है ना। तो उनकी वो एक फैक्टर है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से हम इंटीग्रेट हैं। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या कहा गया है कि राज्य लोक कल्याणकारी होगा, और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या कहा गया है कि जनता के जो है 11 जिम्मेदारियां उनकी जो है गिनाई गई हैं कि अब वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दोगे, ऐसे सांप्रदायिक और ऐसे चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ोगे, है ना। कास्टिज्म वगैरह को इरेडिकेट करना है, जातिवाद को, क्षेत्रवाद जैसी चीज़ों में नहीं पड़ना है। इनडायरेक्टली सब लिखा है। पहला लिखेगा संवैधानिक पहचान, द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट govern the entire territory of India। लिखेगा एक संविधान संपूर्ण भारत पर समान रूप से लागू है। अब तुम लोग ये मत कहने लगे ना कि सर आर्टिकल 371 में स्पेशल प्रोविजन है, फिर रिजर्वेशन भी आ जाएगा, फिर बहुत से मुद्दे आ जाएंगे। लेकिन होलिस्टिकली देखें तो एक ही है ना। हाँ, लागू है। सेकंड पॉइंट है अंतरराज्य गतिशीलता, इंटर स्टेट मोबिलिटी। हाँ जी, इंटर स्टेट मोबिलिटी। अंतरराज्य गतिशीलता लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी freedom to move throughout the territory of India under the Constitution 19A। लिखेगा संविधान
का अनुच्छेद 19(1) डी, ब्रैकेट में प्रोविसो डी, हमें भारत के किसी भी राज्य, अनुच्छेद 19(1) और ब्रैकेट में डी, हमें संपूर्ण भारत में आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, the Constitution of India secure the freedom of trade, commerce and intercourse within the territory of India under Article 'Further, the GST have paved, P-A-V-E-D, paved way to one country, one tax, one country, one tax, one nation, one market, etc. आर्थिक एकीकरण। लिखो, भारत का संविधान समाजवादी समाज की संकल्पना करता है, समाजवादी समाज की संकल्पना, मतलब ऐसी सोच रखना, संकल्पना का मतलब होता है ऐसी सोच रखना, संकल्पना करता है और उसी धारणा के साथ भारत आर्थिक विषयों में एक राष्ट्र, एक कर प्रणाली, एक बाजार और सभी को समान अवसर प्रदान करता है। अब लिखेंगे सजेशंस, कुछ सजेशंस लिख लो। सुझाव, अब कैसे डाइवर्सिटी मेंटेन रहे इसके लिए कुछ सजेशंस हैं, फटाफट लिखिएगा। पहला लिखेंगे, इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी को लागू करना। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में है? 38। हाँ, चलो लिखो, इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर इंक्लूडिंग हेल्थ,
एंड एजुकेशन, comma, electoral reform, to keep out the diversity tendency, providing for the development need of deprived section such as tribal, Dalits, and vulnerable section. हाँ, लिखो आप लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वंचितों, महिलाओं, कामा SC ST, जैसे समुदायों के संदर्भ में लागू करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। बाकी काफ़ी समझते हो। दूसरा है यूज डाइवर्सिटी एंड एडवांटेज। सेकंड पॉइंट है यूज डाइवर्सिटी एंड एडवांटेज। विविधता का लाभ लेना। इंडिया हैज ए वैरायटी ऑफ डायलेक्ट यानी कि भाषा, ड्रेसिंग स्टाइल, फूड हैबिट्स, बिलीफ्स एक्सेट्रा। भारत में भाषाओं की विविधता पहचान की विविधता, धार्मिक विश्वासों की विविधता और खान पान में अलग अलग क्षेत्रों में अंतर देखने को मिलता है। मैंने एक जो है बुक का रिव्यू पढ़ा था, भगवान के पकवान। ठीक, उस किताब में बताया गया, मतलब तुम लोग शायद ही विश्वास करो, उन्होंने बताया गया, उसमें बताया गया कि 12 हिंदुस्तान के ऐसे मंदिर हैं जो कोस्टल एरिया के हैं, जिनमें हिंदू मंदिर हैं, जिनमें जो है मांस, ठीक, वो जो है पूजा के तौर पर चढ़ता है। और हार्वर्ड के जो है लड़कों ने रिसर्च करा था। ठीक है, 2 कैंडिडेट थे। तो अब समझो कि ये मतलब एक जो मेन एक्सट्रीम उत्तर प्रदेश का टिपिकल हिंदू है, उसके लिए तो एकदम अलग ही चीज़ है। जैसे रामकृष्ण मिशन लखनऊ का, वहाँ मछली चढ़ती है। हम लोग जब शुरू शुरू में जाते थे, उधर रहते थे, तो हम लोग जाते नहीं थे, जब पता चल गया कि वहाँ मछली चढ़ती है। तो क्योंकि टिपिकल यहाँ की सोच है हम लोगों की, है ना, तो वो नहीं। फिर उसी तरह जैसे ये पश्चिम बंगाल के जो नमूदरी ब्राह्मण होते हैं, ठीक, वो सब मछली खाते हैं और कुछ करते हैं। और अपने यहाँ के पंडित जी चोरी छुपे भले खा लें, और सामने खा लिए तो उनका कथा वथा कराना सब बंद।
अगला लिखिएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस। एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस, विभिन्नता को स्वीकारना। हाँ, विभिन्नता को स्वीकारना। भाई कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग चीज़ें हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हाँ हम साथ हैं। आप अपने तरीके से एक्सरसाइज कीजिए अपने रिलीजन को, हम अपने तरीके से करते हैं। आप अलग तरीके से खाइए पिए, हम अलग तरीके से खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई क्या होता है कि ईद में अगर कोई हिंदू किसी मुस्लिम के यहाँ जाए और वो जो है नॉनवेज ना खाता हो, तो उसके लिए क्या देते हैं फिर? सेवैयाँ देंगे, और जो है फिर नमकीन चाय और दुनिया भर की और चीज़ें, समोसे वमोसे। और कोई वैसा पहुंच जाए तो फिर तुम लोगों से बताते हैं कि नॉनवेज खाने का एक कहानी। एक हमारे सीनियर थे, वो एसपी हैं, तो उनका सिलेक्शन हो गया, तब काफ़ी पहले शादी उन्होंने काफ़ी बाद में करी। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उनकी शादी थी, तो सबको इनवाइट करा, हम बहुत सारे लोग गए थे, करीब 25-30 लोग अपने पूरे ग्रुप से। तो जो वेज सेक्शन था वो ऐसे था जैसे तेरहवीं नहीं होती किसी गरीब आदमी की, वैसे तो वैसे ऐसे सब्जी पूड़ी रखी थी, मिठाई रखी थी, चावल रखे थे, बस हो गया। नॉन वेज में बहुत वैरायटी थी। तो मतलब मैं वेजिटेरियन हूँ प्रॉपर, कभी घर में नहीं खाया गया, तो मैं भी, मेरी भी आदत नहीं बनी। तो हमने कहा अब क्या करें, धीरे धीरे एक एक खिसक रहा है दोस्त, कोई चोरी छुपा के, कोई कैसे करके। जो पहले कहते थे कि हम नहीं खाते हैं, ठीक है खाओ, इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन लोग सोचते ना कि यार अगर हम कह देंगे तो फिर अभी बेइज्जती हो जाएगी तो देखा सभी खड़े खा रहे हैं, हम 7-8 लोग इधर बचे बस। तो ये सब है, अब इतनी डाइवर्सिटी खाने पीने के नाम पर। हाँ तो लेकिन नफरत करते तो है ना लोग। अब जैसे जो कोस्टल एरिया है बेटा, ठीक, ये जो ये कोस्टल एरिया है, ये इनकी जो खाद्य संस्कृति, फूड कल्चर, वो इसी वजह से इमर्ज हो। जैसे तुम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि मोनोकल्चर का, पढ़ा है? मोनोकल्चर पश्चिम बंगाल में होता है, राइस राइस राइस, यानी कि एक फसल ही लगातार उपजाई जाए। अपने यहाँ धान गेहूं और ये सब शुरू हो जाता है कार्यक्रम चेंज करके, रबी खरीफ हो जायद हो जाता है। उनके यहाँ मोनोकल्चर है, धान उगाया गया, फिर धान उगाया गया, फिर धान उगाया गया, ऐसे करके। तो जाहिर सी बात है, धान के साथ वो क्या खाते हैं, वो चावल के साथ मछली खाएंगे, मच्छी चावल। और तुम देख लो तो तुम्हारी हालत खराब, नहीं खा रहे हो तो, है ना? तो कल्चर, और जो जो है बहुत ही मतलब मजबूत घनघोर पंडित हैं, लेकिन उनकी फूड कल्चर ऐसी है तो है। इंडिया की जीडीपी में 7% का योगदान है, और दूसरे या तीसरे नंबर पर हम लोग फिशरी में जो है एक्सपोर्ट में आते हैं, है ना? तो बहुत बड़ा मार्केट, और सरकारों इसे डेवलप करती है। सब्जियां होती हैं, मिनिमम होती हैं। पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में भी तो नंबर 1 है, लेकिन पश्चिम बंगाल बहुत बड़ा है, ठीक। तो जो कोस्टल एरिया पर बसे लोग हैं, वो क्या करें? भाई हम ये इसलिए अपने माइंड को नहीं चेंज कर सकते ना, क्योंकि हम पैदा एकदम जो है सब्जी भाजी में हुए हैं ठीक, गोभी की सब्जी, पराठा में, तो हम कहाँ सोच पाए कि जो उधर जो है हम वो खाएंगे। तो ये ठीक है, चलिए लिखिएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंसेस। एवरी इंडियन कैन फील प्राउड ऑफ फैक्ट्स, टू facts that India has embraced embraced every cult of the world। भारतीय लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि उनके देश में बहुत सी संस्कृतियों, धर्मों और संप्रदायों के लोग साथ साथ रहते हैं। भारतीय लोग इस बात पर गर्व करते हैं कि बहुत से
संस्कृतियों, धर्मों और संप्रदायों के लोग साथ साथ रहते हैं। लास्ट लिखेगा एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिटी डिविडेंट, एक्सप्लोरिंग डाइवर्सिटी डिविडेंट लिखेगा ओनली ए पीसफुल पॉपुलेशन that is energized working together, energized working together can maximize of growth, maximize of the growth। आप लिखेंगे विविधता लाभांश को बढ़ावा देना। लिखिएगा जब राष्ट्र सह अस्तित्व के साथ अपने काम को आगे बढ़ाता है तो राष्ट्र की आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होती है। तो राष्ट्र की आर्थिक प्रगति भी सुनिश्चित होती है। अब देखो जैसे जब बीफ का मामला आया था तो उसमें क्या हुआ था कि माना गया था कि करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल होगा। ठीक है, चूंकि बीफ को बैन कर दिया गया इस तरीके के सेंटर्स को, है ना। तो जाहिर सिर्फ गाय नहीं कटती थी, उसमें तमाम सब चीज़ों को जो है वो कर दिया। तो फिर वो एक मतलब उसके लिए दिक्कत भी है, लेकिन चूंकि अब एक खास सोच के साथ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं तो फिर उनको उसमें जगह नहीं है। ठीक, तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया। नया टॉपिक है भारतीय समाज की विशेषताएं। इसको पहले समझाऊंगा फिर। आज का टॉपिक है भारतीय समाज की विशेषताएं। भारतीय समाज की विशेषताएं। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। चलिए आप लोग शेयर करें, बताएं भारतीय समाज की क्या विशेषताएं हैं। भारतीय समाज में रहते हो ना, तो चलो बताओ विशेषताएं। कुछ लगता है कि कुछ हमारे समाज में खास है कि हम ऐसे ही हैं? हाँ जी, फेस्टिवल मनाते हैं तो पूरी दुनिया मनाती है। ठीक है, पहला है संस्तरण। सही है, गलत नहीं कह रहे हो। हायरार्की, संस्तरण, ये सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक विशेषता है। ठीक, हायरार्की कैसे है? जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि जो ये एक क्लासिफिकेशन है, या जो हायरार्की बेसिकली ज़्यादा सही शब्द है, जैसे जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जो शूद्र है। ठीक, ये बेसिक हायरार्की है इंडियन सोसाइटी की, जो एकदम यूनिक है। ऐसी हायरार्की दुनिया में है ही नहीं कहीं। ठीक, किसी भी देश का अगर आप सोशल सिस्टम पढ़ेंगे तो नहीं है। इसके हिंदुस्तान जैसा जो सोशल सिस्टम है वो सेकंड नंबर पर मिलता है चाइना में, फिर थोड़ा बहुत बांग्लादेश में, थोड़ा बहुत इंडोनेशिया में, उसके अलावा कहीं मिलता नहीं है। ठीक, तो और कास्ट सिस्टम तो प्रॉपरली कहीं मिलता ही नहीं है। ठीक, तो ये जो हायरार्की है, ये आपको मैंने कल ही बता दी थी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके अलग अलग काम क्या है। ठीक, ब्राह्मण का काम है एजुकेशन देना और जो है क्या कहते हैं कि पूजा पाठ करवाना। क्षत्रिय का काम है राज्य का रक्षा करना, है ना, राज्य का संचालन करना। वैश्य का काम है बिजनेस करना और शूद्र का काम है उपरोक्त तीनों की सेवा करना। ठीक, ये शुरुआती दृष्टि से बहुत अच्छा था सोसाइटी के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन है तो कुछ भी कह सकते हैं। इसी से निकला हुआ है कास्ट सिस्टम।
तो जो कास्ट सिस्टम है, ये जो है, जो वर्णा सिस्टम था, तो एक जो चीज है जो बोली जाती है बहुत भ्रमित करने के लिए, कि वर्ण व्यवस्था अपने आप में बुरी थी। वर्ण व्यवस्था अपने आप में बिल्कुल बुरी नहीं थी। ठीक, कास्ट सिस्टम आने के बाद वर्ण व्यवस्था रिजिड हुई है। ठीक, और जो कास्ट सिस्टम है, इसमें जब अलग अलग लोगों ने, ठीक, अपनी अपनी जो है हेजेमनी स्टेब्लिश कर ली, जैसे मान लो कास्ट के अंदर दरअसल सब कास्ट बनने लगे, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी थी। जैसे चतुर्वेदी सबसे ऐंठन में रहते हैं कि वो सबसे ऊंचे वाले ब्राह्मण हैं, फिर त्रिवेदी, फिर द्विवेदी, यानी जो 4 वेदों का ज्ञाता हो, फिर 3 वेदों का, फिर 2 वेदों का, फिर 1 वेदों का, ओझा हो जाने, शुक्ला हो जाने, क्या क्या। मतलब मैं ये बताना चाह रहा, किसी पर पर्सनली नहीं कह रहा, ये बताना चाह रहा कि एक कास्ट के अंदर कितनी ज़्यादा सब कास्ट हैं। जैसे 1956 में एक एम एन श्रीनिवास हुए हैं, उन्होंने जब स्टडी करी थी तब तब उन्होंने बताया था कि हिंदुस्तान में 2550 जातियां हैं मेन कास्ट, जिनकी लगभग 4700 उपजातियां हैं। जैसे तुम किसी आजकल किसी की जाति के नाम से पहचाना मुश्किल, किसी को दो फला वर्मा लिखा है, वो लोधी भी लिखता है, कुर्मी भी लिखता है, ठाकुर भी कहीं लिखा मिल जाएगा, मतलब 5-6 जो है बेसिकली वर्मा से ही मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया की बात बता रहा हूँ सिर्फ। तो एक खास तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी, यानी जाति से भी पहचान किसी की रखना बहुत आसान नहीं रह गया जब तक कि उसके मूल जाति ना जानते हो, है ना। इस तरीके की दिक्कत है। सिंग लगाने वाले 20 मिल जाएंगे, पता लगाओ यादव भी सिंग लगा रहे हैं और ठाकुर भी सिंग लगा रहे हैं और चमार भी सिंग लगा रहा है, सब लगाए पड़े हैं। तो उसका एक अलग कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि वो फर्जी लगा रहे हैं, उसका भी एक अलग कंसेप्ट है, उसे संस्कृताइजेशन बोलते हैं। लेकिन फिर भी वो इस सिस्टम को जटिल तो कर ही देता है। ठीक, इसको बहुत जटिल कर देता है। तो इसलिए कहा जाता कि जो है कास्ट अंडर द कास्ट, जातियों के अंदर उपजातियां भारतीय समाज में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू हो जाता है सोसाइटी को जो है मोबिलाइज करने के लिए, चलाने के लिए, उसे कंटिन्यूटी एंड चेंज के प्रोस्पेक्ट में रखने के लिए। एंड सेकंड, गवर्नमेंट के सामने भी बहुत चैलेंज हो जाते हैं इसको लेकर। ठीक, कि ओबीसी कास्ट है तो उसको कौन जो है कैटेगराइज करेगा, SC ST है तो उसे कौन कैटेगराइज करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। पहला तो ये है, तो हायरार्की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकंड है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी पर तो आप लोगों ने पूरा टॉपिक भी पढ़ लिया है, तो इसको तो बताने की आवश्यकता तो है ही नहीं, आई थिंक। कि है अभी भी है नहीं। थर्ड है ट्राइबल्स। ट्राइबल्स जनजातियां। ठीक, तो जनजातियों का जरा बता देता हूं पहले कि जनजातियां क्या होती हैं। ट्राइब्स, जनजाति। देखिए जनजातियां बेसिकली वे हैं जो मेन एक्सट्रीम से बाहर है। जैसे मैंने उधर एथनिसिटी वर्सेस ट्राइबल समझाया था, समझ में आ गया था। तो जो ये जैसे ये सोसाइटी है, तो ट्राइबल्स वे हैं। देखिए बेसिकली सोसाइटी का डेवलपमेंट कैसे हुआ ये थोड़ा सा बताऊं, तब ये समझ में आ जाएगा, तब कनेक्ट कर पाओगे। देखिए जब इंसान का जो है समाज का जो विकास है, वो बहुत से अलग अलग सोशोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलग अलग फॉर्मेट में बताते हैं, लेकिन इन जनरल हम 3 कंटेक्स्ट में बताएं, जैसे एंशियंट सोसाइटी, मेडाइवल और मॉडर्न। ठीक है, ऐसे करके। तो जो एंशियंट सोसाइटी है, इसमें जब सबसे पहले मनुष्य, मतलब जब आदमी अपने एग्जिस्टेंस के लिए, जब वो पैदा हुआ और वो जंगलों में था, कपड़े भी नहीं पहनता था, कच्चा मांस खाता था अपने एग्जिस्टेंस के लिए, और ये सब चीज़ें, कंदमूल फल, दुनिया भर की कहानी। तो जब उसका जैसे बारिश हुई, लगातार तूफान आया, आंधी आई, लैंडस्लाइड हुई, तो इन सब चीज़ों का कारण उसको नहीं समझ में आया। ठीक, और बिजली तड़पी और जो है अंधेरा हो गया, तो ये अंधेरा क्यों होता है, ये रोशनी क्यों होती है, ये सूरज क्यों निकलता है। आज तो दुनिया भर के रिसर्च है, तब कुछ नहीं था। तो क्या हो गया, वो इस तरीके की चीज़ों की उसने उपासना शुरू कर दी। ठीक, कि अगर हम इनकी पूजा पाठ करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएंगे। जैसे क्या करते कि मेढक जो है गाड़ के छप्पर के नीचे जहाँ पानी बरसता वहाँ गाड़ दो तो पानी रुक जाएगा। अगर पहाड़ पे जाओ, जैसे एक झुरिया जनजाति, वो पहाड़ पे जाओ और वहाँ जबान काट दो तो जो है बारिश रुक जाएगी। और एक ट्राइबल्स और है, हरिंगा करके, वो पहाड़ पे चढ़ो और पहाड़ पे जाकर वहाँ पत्थर गिराओ, तो इससे जो है भगवान प्रसन्न होंगे और बारिश होगी। तो मतलब ये तो ऐसे भ्रम वाली बातें हैं ना, लेकिन उनका बिलीव्स, वो इसे टोटम, जैसे किसी भी चीज को, और वो पूजा, जैसे हम लोग तो
ऐसे वो सरस्वती माता हैं और ऐसे भगवान हैं, उनकी पूजा करते हैं। अलग कोई मुस्लिम है तो निराकार ब्रह्म की उपासक करता है। अलग अलग धर्म में अलग अलग वो लोग क्या है, आज भी टोटम एक वर्ड होता है वो यूज करते हैं। जैसे उनको ये बिलीव हो गया कि इस ग्लोब में भगवान है तो ग्लोब की पूजा करेंगे, उनको लगेगा कैमरे में भगवान है तो कैमरे की पूजा करेंगे, उनको लगेगा पत्ते में भगवान है तो पत्ते की पूजा करेंगे। तो उसके लिए टोटम बोला जाता है, टोटम। ठीक। तो ये एंशंट लोग थे, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके की सोच रखते थे। तो इन लोगों ने सबसे पहले ऐसी नैसर्गिक चीज़ों की पूजा शुरू करी। ठीक, जैसे भूत प्रेत इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी जो है आराधना का आधार माना कि उनसे कंट्रोल हुए। लेकिन जब माइंडसेट उनका डेवलप हुआ, थोड़ा सा विकसित हुआ कई 100 सालों के बाद, तो वो लोग धीरे धीरे जैसे उनकी लाइवलीहुड चलने लगी पेड़ पौधों से, जैसे वहां से उन्होंने केला और सेब दुनिया भर का खाना जंगल से शुरू किया, आग वाग जलानी शुरू करी। और तो वो लोग उपासना करने लगे प्रकृति की, क्योंकि उनका धीरे धीरे विश्वास हुआ कि जो प्रकृति ही, जो नेचर है, ये हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी ने हमें बनाया है। ठीक। तो इस स्त्री में इसको एक टाइलर हुए उन्होंने एक्सप्लेन करा, और इसको एक मैक्स मुलर हुए उन्होंने एक्सप्लेन करा। फिर जब उनकी दिमाग और थोड़ा विकसित हुए तो यहाँ पर वो ट्रांजिशनल फेज में आए। यहाँ पर वो इस भ्रम से कि भूत प्रेत है जो पृथ्वी को हमारे ईश्वर की तरह, इससे वो हट गए, प्रकृतिवाद पर आ गए कि नेचर ही एग्जिस्ट करवाता है हम लोगों को। उसमें उनकी सोच थी, लेकिन उससे वो आगे बढ़े कि नहीं, कुछ चीज़ें रेशनल भी हो सकती हैं। जैसे जब पहिए का आविष्कार और ये सब चीज़ें डेवलप होने लग गई तो उनकी सोच में थोड़ा अपब्रिंगिंग हुई। लेकिन वो इनको भी नहीं छोड़ पा रहे थे और साइंटिफिक भी नहीं हो पा रहे थे। तो इसके बीच का जो स्टेज है वो बेसिकली इसको कहा जाता है मेडाइवल स्टेज। ये मेडाइवल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, उससे चक्कर में ना पड़ना। तो ये मेडाइवल स्टेज है जहाँ पर वो एक तरीके से उनके लिए भ्रम की स्थिति थी, भ्रम की स्थिति थी। यानी कि जैसे बिल्ली रास्ता काट जाए तो ना जाओ, ठीक, इस तरीके की बातें वो आज भी हम लोग करते हैं। तो पूरे तरीके से आज भी तो हम वैज्ञानिक नहीं है। नेवला रास्ता काट जाए मत जाओ, अब किसी ने छींक दिया तो मत करो, शनिवार को लोहा ना खरीदो, हजार ड्रामे हैं। ठीक। तो ये चीज़, तो इसके बीच की भ्रम की स्थिति में जो है लोग बहुत सालों तक रहे। उसके बाद फिर जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन वगैरह स्टार्ट हुई तब लोग प्रॉपर जो है स्टेब्लिश हुए। वरना जो है जब गॉड का कंसेप्ट आ गया, गॉड का, ईश्वर का, तो फिर उसमें उनका विश्वास बढ़ने लग गया, फिर वो ईश्वर की पूजा करने लगे। लेकिन हम लोग बात करें ट्राइबल्स पर, तो एक तो इनकी ये स्टोरी है कि लोग टोटम को मानते हैं। टोटम का मतलब कुछ और नहीं होता, ये माँ। टोटम का मतलब होता है प्रतीक, किसी भी चीज को जिसमें उनका विश्वास हो जाए, पेड़ पौधा कौवा बिल्ली, कुछ किसी में भी उसकी वो आराधना करते हैं। ठीक। सेकेंड चीज है कि वो मेन एक्सट्रीम से बाहर है, मेन एक्सट्रीम से बाहर है। तो थर्ड चीज है कि, तीसरी चीज है कि उनका जो जो खान पान है, उनकी जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि सेंसिटिव है। जैसे आज भी जो सरकार है जो कोशिश करती है कि उनके लिए हम ऐसे जो है अफर्मेटिव एक्शंस लाएं जो उनके बीच में जाकर हम उनकी हेल्प कर दें। तो ऐसा रिसर्चेज में पाया गया, या तो वो तुम्हें मार देंगे या तो खुद मर जाएंगे वाली चीज़, क्योंकि उनको लगता है कि ये इंसान हमें मार देने आए हैं। तो फिर सरकार ने क्या करा है कि उनकी पेरीफेरी पर रहकर उनकी हेल्प करना, उनके बीच में एकदम ना जाना। चूंकि उनकी कल्चर बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही अपने आप को संवेदनशील मानते हैं और बहुत कारणों से मर भी रहे हैं, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की उस लेवल पर फैसिलिटी नहीं, एक्सेट्रा। ठीक। फिर इकोनॉमी के मोर्चे पर वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के मोर्चे पर वो लोग क्या करते हैं, अभी भी बार्टर सिस्टम जैसी चीज़ें फॉलो करते हैं। अभी भी वो मेन इकोनॉमी का जो साइकिल है इसमें वो नहीं आए हैं। तो ये सब जो है, ठीक, उनकी जो एक खास जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, जिनको बेसिकली ट्राइबल्स कहा जाता है। ठीक। अब कोई ये ना कहे देना कि थारू जनजाति जो लखीमपुर खीरी में रहती वो तो हम आप जैसे हैं। तो जो डेवलप हो गए, जैसे थारू हो गए, भील हो गए, तुम्हारे मीणा हो गए, जो डेवलप हो गए वो हो गए। अभी आईएएस जो है सबसे लास्ट, अगर तुम देखोगे नीचे से तो तुम्हें 6-7 मीणा दिख जाएंगे। मीणा बहुत सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी में, और एक खास परिवार से ही है, और राजस्थान के वो लोग, क्योंकि जो उनका पता लगा उनकी 30 प्रीलिम्स में कट ऑफ जा रही है। 30 नंबर हो रहा है उनका आराम से धड़ाधड़। ठीक। आपका जितने पर मेंस क्लियर नहीं होगा उससे 150 नीचे नंबर पर उनका मेंस क्लियर हो जाएगा। पीएच के बराबर उनकी पता लगा वो जा रही है लिस्ट आराम से, सीटें उसके बावजूद भी खाली रह जाती है। तो ये चीज़ है। फिर है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम के बारे में मैंने भी बता ही दिया था कि कास्ट सिस्टम में क्या चीज़ें हैं। फिर फैमिली सिस्टम, फैमिली और किन्स। हाँ जी। हाँ हाँ बेटा, वो यही मैं बता रहा था कि जैसे ये कई बार सरकार ने ऐसी कोशिशें करी, जैसे ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए,
तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पहले इनको ट्राइबल्स को यूज किया, चूंकि इनको बड़े गुप्त गुप्त रास्ते पता होते थे जगहों तक जाने के लिए। तो पहले उनको लगा कि हमारे लिए अच्छा काम करेंगे। तो ट्राइबल संवेदनशील भी होते होते बड़े ईमानदार कह सकते होते हैं, तो उनको उन्होंने हेल्प करी। बाद में जब तुम ट्राइबल्स मूवमेंट पढ़ोगे तो सबसे पहले ट्राइबल्स नहीं तो उनके लिए विरोध करना स्टार्ट किया था, मूवमेंट स्ट्रगल अगर पढ़ोगे तो, है ना। एक तो चीज़ है। तो सरकार क्या करती है कि अगर उनके बीच में अगर हम जाकर ऐसे करेंगे तो उनको लगेगा ये अपनी संस्कृति अपनी चीज़ें हम पर थोपने आए हैं, तो या तो आपकी सुविधाएं नहीं लेंगे, आपसे भागेंगे। जैसे वैक्सीनेशन में कई बार आया कि वो पतला का गायब है, नदारत है, और वो उनके पास ज्योग्राफिकल लैंड बहुत हाई है, जंगलों में चूंकि रहने, मतलब एक घर यहाँ बना है तो एक घर 500 मीटर दूर बना, फिर एक घर 1 किलोमीटर दूर बना है, ढूंढ ढूंढ कर वैक्सीन लगाओ। ठीक, यहाँ वैक्सीन लगाने के लिए लाइनें लगी तो उनकी ये हालत। तो ये कहने का मतलब जब उनके लिए आप एफर्मेटिव एक्शन लोगे उनकी ग्रोथ के लिए, तो उनको लगेगा कि हमारी लाइफ के लिए हमारी कल्चर के लिए लोग थ्रेट हैं। और उसमें सबसे जो बड़ा निगेटिव रोल, विलेन का रोल प्ले किया है, वो प्ले किया ग्लोबलाइजेशन ने। ग्लोबलाइजेशन ने उनके कल्चर को ही पूरा बर्बाद कर दिया। अब जैसे आज के टाइम में ये प्योर जो ट्राइब है, जो पैसे को नहीं जानती, रुपए को नहीं जानती, लेकिन उसके बावजूद भी मोरोवर जो हैं वो अब इतना तो समझते ही है ना। लेकिन जैसे वो तमाम ऐसी लोकल लोकल चीज़ें, एथनिक चीज़ें जो बना के बेचते थे मार्केट में, खूब लोग अपने घर में सजावट के लिए हर जगहों पर रखते थे। अब उनका आज के टाइम में क्या हो, ठीक उसी पैटर्न की चीज़ें मशीन से बना दी जाती हैं। अगर हाथ से बनी हैंडमेड है तो महंगी है, उससे बनी तो सस्ती है। यहाँ जो ये ललित कला अकादमी है, इसमें अक्सर ऐसे जो है वो लगा करते हैं। तो हम अक्सर जो है उसमें जाते हैं, हमें पसंद है ऐसी चीज़ें। तो देखो वहाँ मतलब लगा छोटी सी चीज़ 2000 की है, 2500 की, 3000 की है, बड़ी यूनिक। और उसी के पैरेलल तुम जो है अमीनाबाद चले जाओ तो उसी तरीके की चीज़ तुम्हें 300 रुपये मिल रही है। तो जाहिर सी बात उनका जब हाथ का काम है वो महंगा पड़ता है। पता लगा ये साड़ी है, फला साड़ी है, ट्राइबल्स ने बनाई है, एक खास तरीके के उसके रेशम की बनी साड़ी है, कितने की, 24,000 की। तो कहने का मतलब अफोर्डेबल भी तो लगना चाहिए। क्या इंडियन इकोनॉमी में लोगों की इनकम इतनी बड़ी है कि वो 24,000 या 2,000 या ऐसी चीज़ें खरीद पाएँ? तो नहीं। तो वो उससे भी बाहर हैं, उसकी ठीक कॉपी ये बना दे रहे हैं, या उनसे औने पौने दामों पर लेकर ये लोग पता लगा उनको उसको थोड़ा सा और क्रिएटिव करके बेच रहे हैं। तो उसमें जो है बिचौलिए हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वो बेचारे वैसे वैसे स्थिति में हैं। तो उनके लिए जो हेल्थ और जो एजुकेशन का है बेटा, वो हैं जैसे नवोदय विद्यालय, जैसे जो सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम प्रोजेक्ट, वो सब उनके लिए हैं। लेकिन वो लोग खुद ही हमारे साथ अलाइन नहीं होना चाहते, नहीं जुड़ना चाहते, जो प्रॉपर तरीके से ट्राइबल हैं, मतलब जिनका भी मानसिक विकास बहुत ही प्राइमरी स्टेजेस पर है। तो डरते हैं। तो सरकार ने कई बार उनको कोशिश की कि इनको हम ज़बरदस्ती कंट्रोल करके इनके ऊपर हम वो कर लें, तो फिर वो और फ्रस्ट्रेट हो गए। और फ्रस्ट्रेशन में फिर वो जो है एक तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स को कई बार मार दिया, कई बार कुछ ऐसा हो गया, भाग ही गए, पता लगा ये गए वहाँ ढूँढने, पता लगा पूरा गाँव ही गायब। ठीक, तो पता लगा मुश्किल है। तो ये आया, तो फिर जो ट्राइबल्स की स्टडी करने वाले या एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करने वाले उन लोगों ने सजेस्ट करा कि इनके लिए बाहर से आप सुविधाएं प्रोवाइड करिए इंसेंटिव के तौर पर, इनकी ज़िंदगी में मत घुलिए, वरना इनको डर लगेगा। जैसे एक नाम वो नहीं सुना होगा कि सेंटिनली द्वीप पर एक अमेरिका के गए थे और उनको निपटा दिया था, है ना। हुआ था ही नहीं हुआ था, हालांकि वो परमिशन के साथ भी नहीं गए थे। इनके परमिशन बड़े जो है स्ट्रांग होते हैं। तुम्हें जाना है तो तुम डीएम की परमिशन हो, और उसमें भी जो वल्नरेबल एरिया है उसमें आप जा नहीं सकते, फोटो खींच नहीं सकते, हजार तरीके के वो रहते हैं बीच में। ठीक, तो फैमिली अगला है, करेक्टर है फैमिली। तो देखिए फैमिली बेसिकली क्या है बताओ तुम लोग कोई। देखिए फैमिली का करेक्टर बेसिकली दो तरीके का है इंडिया में। एक है ज्वाइंट फैमिली और दूसरा है न्यूक्लियर फैमिली। ठीक, न्यूक्लियर फैमिली। तो देखिए ज्वाइंट फैमिली ही बेसिकली फैमिली का मेन करेक्टर इंडिया का रहा है, लेकिन न्यूक्लियर होने के पीछे कई कारण हैं। ज्वाइंट फैमिली की क्या विशेषताएं होती हैं? कम से कम 3 से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हों, उनका एक जो है पूजा स्थल हो, उनका एक जो है किचन हो, मुखिया यानी कि लीडर जो घर में जो बड़ा है उसकी जो है प्रधानता हो, महिलाओं का काम खाना पीना बनाना, बच्चों के पालन पोषण तक सीमित रहेगा, और प्रॉपर्टी में सभी का इक्वल राइट होगा। ये जॉइंट फैमिली की जो है एक विशेषता है। ठीक, लेकिन आज ये न्यूक्लियर फैमिली कब से तब्दील हुई? जब से ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा बढ़ गया, और उसके पहले जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ,
तो जब इंडस्ट्रीज बनने लगे तो जाहिर सी बात है आपको काम पाने के लिए आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे आप में से आधे लोग अपने घरों से होंगे, मतलब गाँवों से होंगे, मान लो अगर मान लो जो है 10 लोग इसमें से घरों से हैं, गाँव से हैं, तो इन 10 में से मान लो सिलेक्शन इनका हो जाए, तो ये कौन अपने गाँव लौट कर जाएगा वापस? ठीक? तो मम्मी-पापा भी कहेंगे भैया ठीक है, अपनी आपकी शादी होगी, अपनी बीवी के साथ जाओ, खुश रहो, हम आते रहेंगे। तो ये कभी भी अपने लखीमपुर, अपने जो है सीतापुर नहीं जाने वाले, ठीक? और लड़कियाँ तो जाती हैं दूसरे के घर, तो वो तो खैर, और उनकी भी शादी हो गई तो कहेंगे वो भी अलग जाएँगे। तो ये जो एक एक तरीके का ये जो है न्यूक्लियर फैमिली बनने का जो फैक्टर है, वो एजुकेशन भी है बेटा, ठीक? वो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अब एक नया फैक्टर उभर कर आ रहा है कि जो लोग मूव कर रहे हैं एक जगहों पर, जो बहुत ज़्यादा खराब स्थितियाँ हैं, या तो पानी नहीं है या तो जलभराव की स्थिति है। तीसरा है जॉब है, और चौथा फैक्टर है इसके लिए जो मतलब लोग बहुत ज़्यादा अब इंडिविजुअल फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हमारी प्राइवेसी बहुत सुरक्षित रहनी चाहिए। हम, हमारे पतिदेव और हमारे बच्चे, ठीक, या हम या हमारी पत्नी और हमारे बच्चे, हमें इनसे मतलब है, बाकी भाड़ में जाए। तो इसी का दुष्प्रभाव है कि जो क्रैचेस वगैरह काफ़ी बनने लग गए। क्रैचेस समझती हो, जिसमें जो है ऐसे वृद्धाश्रम बच्चों के लिए भी, हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो क्या करेंगे, बच्चे को क्रैचे में तो डालेंगे। तुम 5 बजे आना तो तुम लेते आना, हम आएंगे तो हम ले आएंगे, ये वाला हालत है। और मम्मी पापा दूसरी जगह, अगर आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं, मान लो फॉरेन में है या इंडिया में ही है, तो पता लगा वो नहीं जाना चाहते, उनको नहीं समझ में आता, तो कहेंगे ठीक है वृद्धाश्रम में डालो, 20,000 रुपये हर महीने वहाँ देते रहो। वहाँ क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो अलग मैटर है, क्या सुविधा देंगे नहीं देंगे, लेकिन उनको लगता है हम अपनी जिम्मेदारी 20,000 रुपये देकर पूरी कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी पर्सनल लाइफ उनके साथ नहीं शेयर करेंगे। तो ये सारी जो फैक्टर्स हैं, यानी कि जो है जो निजता है, ये भी इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल है। मतलब ये जो इस तरीके की सोसाइटी इमर्ज हो रही है, और अब तो और महान महान समस्याएं आ रही, महान महान कैरेक्टर उभर कर आ रहे हैं सोसाइटी के। अब तो ये फैमिली का समझ गए, तो चलो अब उसका समझो, मैरिज का, विवाह का, ठीक। मैरिज का भी दो कैरेक्टर है, एक है बहुविवाह, पॉलीगैमी, और एक है इंडोगैमी, एकल विवाह। ये बेसिक कैरेक्टर हैं मैरिज सिस्टम के, ठीक। तो मैरिज क्या है बेसिकली, मतलब दो आदमियों को, पति और पत्नी को पारस्परिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है, ठीक, जिनमें उनके बीच हुए जो संबंध हैं उनको समाज वैधता प्रदान करता है, ठीक, बस इतना है। तो अब जो ये बहुविवाह है, ये पहले के समाज की विशेषता थी। एकल विवाह को सबसे स्टैंडर्ड विवाह माना जाता है, ठीक, यानी कि एक आदमी या एक लड़की या एक महिला अपनी जिंदगी में एक आदमी से या एक महिला से ही विवाह करेगा, जो सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से यही है। और बहुविवाह का जो कंसेप्ट है भाई, बहुविवाह में ये एक टाइम में था कि बहुपत्नी विवाह भी होते थे और बहुपति विवाह होते थे, जब उसका कारण इकोनॉमिक फैक्टर या गरीबी भी थी, उसका कारण जो है डेमोग्राफिक इम्बैलेंस भी था, जहाँ पर एक लड़की की शादी एक से अधिक मर्दों से होती थी, पुरुषों से होती थी, और उसके उल्टा भी था। भाई हम महाभारत में देखते हैं क्या है, ठीक, यही तो कहानी है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर अब नए नए करेक्टर उभर के आ रहे हैं। अभी हाल में न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि एक सोलोगैमी हुई, एक नया कंसेप्ट आया है सोशियोलॉजी में, सोलोगैमी। एक लड़की ने खुद को सिंदूर लगा के खुद ही को विवाहित घोषित किया है, ठीक, बीबीसी में आया था, ठीक, पेपर में भी आया था। और क्या हो रहा है, सिंगल पेरेंटल फैमिली, सिंगल पेरेंट है, तुषार कपूर टाइप आदमी, और ये तुम्हारे मनीष मल्होत्रा, और ये क्या कहते हैं, करण जौहर, लोग सिंगल पेरेंट ही तो हैं, है कि नहीं? सुष्मिता सेन, ये लोग सिंगल पेरेंटल हैं, ठीक। फिर मैरिज के जो और नए नए करेक्टर उभर कर आ रहे हैं। पहले चलो लव मैरिज स्टार्ट हुए थे, उनका काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन अब वो कूल हो चुके हैं, नॉर्मल हो चुके हैं, गाँव वाँव सब आदमी माँ बाप मान जाते हैं। सेकेंड चीज स्टार्ट और जो चल रही, लिव इन की चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप की, ठीक, ये भी चल रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन एज ए मैरिज है, जो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फॉर्मलाइज करती थी, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चीज़ों को ले जाती थी, उसमें चेंजेस आ गए हैं।
वो चेंजेस एक लेवल पर ठीक है, लेकिन हमारी पूरी सोसाइटी क्या स्मूथ है उस लेवल के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए? भाई ये बड़े बड़े समाजों में तो ये बात समझ में आती है कि हाँ ठीक, हम बात करके देख लेंगे, हम रहकर देख लेंगे कि तुम्हारे साथ हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, तो जो है एक बात समझ में आती है। लेकिन जो ये चीज़ें हैं उतना सक्सेस नहीं, जैसे जैसे राम आहूजा की बुक जब सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी, तो उसमें लिखा था कि लव मैरिज जो का जो सक्सेस रेट है सिर्फ 5% है। अब नई जो बुक पब्लिश हुई इसमें 23%, जो नए रिसर्च हैं उसमें 23% का सक्सेस रेट है। यानी कि जो ये जो कार्यक्रम है लव मैरिज वाला, इसमें इमोशंस का बहुत खेल है। पहले तो चांद तारे दिखाएंगे और पता लगा बाद में रोटी भी नहीं आ पा रही है, फिर डाइवोर्स होगा। और इसके पीछे जो ये जो इम्पैक्ट है इन इंस्टीट्यूशन पर, वो क्या है इम्पैक्ट है? वो इम्पैक्ट है वेस्टर्न इम्पैक्ट है, मॉडर्नाइजेशन है कि नहीं है? इसलिए तो वेस्टर्न इम्पैक्ट, वहाँ देख देख पिक्चरें मस्त हैं। ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, पर एक रेशनैलिटी भी रहनी चाहिए, एक मेच्योरिटी रहनी चाहिए, तब ये चीज़ें ये डिसीजन लेने चाहिए। अदरवाइज उनका नुकसान ही होना है, दोनों के लिए होता है। ठीक, तो ये चीज़ें इसमें सफ़र करेंगे अगर बच्चे हैं, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके की भी जो है करेक्टर है हमारे इंडियन सोसाइटी में, वो जो इतना स्ट्रांग मैरिज का सिस्टम, फैमिली का सिस्टम इंडिया में है, उतना ज़्यादा अच्छा जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं। इनफैक्ट उतना ऑर्गेनाइज सिस्टम ही नहीं है। अमेरिका में अपने यहाँ पता लगा बाप होने का मतलब ही सारे अधिकार मिल जाना, जब तक जुतियाई ना उसको समझ में नहीं आता कि हम बाप हैं। ठीक, लड़कों को जब तक डांट न ले। अमेरिका वगैरह में तो 15 साल में अगर तुमने बच्चे को तेज डांट दिया, उसको लगा कि वो हरेस्ड हो गया है, तो मतलब लगा पुलिस बुला लेता है तुरंत, मतलब लगा पापा जेल में। ठीक, तो यहाँ पापा हमेशा पापा हैं, चाहे तुम डीएम हो जाओ चाहे जो हो जाओ, वो ऐंठन में ही रहते हैं कि हम पापा हैं। ठीक, तो ये जो है कंसेप्ट अपने यहाँ का है। उसकी भी अच्छाइयाँ हैं, उसकी भी तमाम वीकनेसेस हैं। तो ये जो है विशेषता है। फिर कास्ट सिस्टम है, फिर मैरिज वगैरह का बता ही दिया। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। चलिए लिखेगा भारतीय समाज की विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं लिखेगा भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आप लिखेगा सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें लिखेगा इंडियन सोसाइटी इज प्लूरिस्टिक। इंडियन सोसाइटी हाँ इज प्लूरिस्टिक सोसाइटी with a complex social order characterized by a multitude of ethnic, linguistic, religion and caste division। आप लोग लिखेंगे भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है जिसमें कई सामाजिक जटिलताओं और विशेषताओं का समावेश है। जटिलताओं और विशेषताओं का समावेश है, जैसे नरजातीयता, भाषा, धर्म, संप्रदाय, जाति, जनजाति इत्यादि।
फुल स्टॉप। थैंक यू।